गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी क्लास है 30। सुपर टेट यूपी टेट सी टेट 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरह से आपके लिए फ्री नोट्स हैं बिल्कुल। आपका इसमें टॉपिक रहेगा कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आपका हम आज सिद्धांत पढ़ेंगे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें कोहलर ने प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पर। ठीक है, और ये जो है आपका ज़रूरी नहीं है सुपर टेट के लिए हो यूपी टेट के लिए हो, जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। आप स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? कोहलर के बारे में। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रतिपादक। जो हमारा प्रतिपादक हैं वो कौन प्रतिपादक थे? मैक्स वर्दीमर। ओके, जो प्रयोग करता है हमारे वो कौन है? हमारे कोहलर। ठीक, हमारे प्रयोग करता है कोहलर। ओके, आगे इसमें आता है आपका प्रयोग किया। जो कोहलर है उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे किया था। एक ये वन मानुष था जिसका नाम था सुल्तान। ओके, और जो प्रयोग किया था इन्होंने चिंपैंजी पर, अपने प्रयोग में इन्होंने कितने चिंपैंजी का इस्तेमाल किया था, कितने चिंपैंजी को प्रयोग में लाया था? तो आपके हैं 6। ठीक है, 6 चिंपैंजी थे जिन्होंने इनको प्रयोग किया था। ओके, और सहयोग करता है आपके कॉफका। ठीक है, और जो ये प्रतिपादन किया था अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत था, ये कौन से सन में किया था? ये किया था प्रतिपादन इसका 1912 ईस्वी में। ठीक है, और जो गेस्टाल्टवाद जो है ये क्या था? ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। इसको जो ये कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, इसको हम गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, और ये जो गेस्टाल्टवाद है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ओके, अब इसमें हमारा आगे आता है कि जो कोहलर के सिद्धांत थे उनके और कौन कौन से नाम हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कोहलर सिद्धांत के नाम। कौन कौन से सिद्धांत के नाम हैं इनके? इसमें फर्स्ट आता है सूझ का सिद्धांत। जो कोहलर का सिद्धांत है हम उसको सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत। ओके, तो इसका ये नाम भी है। एंड थर्ड है इसका गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। इन 3 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था प्रतिपादन? तो प्रतिपादन जो किया था वो तो आपके वर्दीमर थे, लेकिन प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। ओके, तो इसी तरीके से आ सकता है कोई भी नाम, इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, किन्होंने इसको दिया था? तो कोहलर ने इसको दिया था। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक, आगे हम इसमें पढ़ेंगे, नोट करके लिखना। आप नोट करके लिखना। कोहलर के अनुसार सब कुछ अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा ही सीखा जा सकता है। कोहलर के अनुसार मतलब कि कोहलर बोलते हैं कि सब कुछ अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा, कि हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो वो अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा ही सीखी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं सीखी जा सकती, ऐसा कहना था कोहलर का। ठीक, आगे इसमें पॉइंट आता है, नोट करके ही आगे इसमें पॉइंट आता है। देखो, वुडवर्थ का कहना है कि किसी भी कार्य के प्रयास करने से पहले लक्ष्य देखना चाहिए।
वुडवर्थ कहते हैं कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं या कार्य करने का प्रयास करने से पहले, हम कोई कार्य करना है, उसका हमें प्रयास करने से पहले तो हमें पहले लक्ष्य देखना चाहिए। तो इसे उसने पूर्व दृष्टि कहा। पूर्व दृष्टि का मतलब है कि किसी कार्य को करने से पहले या किसी कार्य के प्रयास करने से पहले अगर हम लक्ष्य को देखेंगे, लक्ष्य को पता करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्व दृष्टि कहलाएगा। ठीक है। अब प्रयास करने के पश्चात यह देखना कि प्रयास गलत है या ठीक है, ये हमारा कहलाता है पश्च दृष्टि। तो क्वेश्चन आ जाएगा पश्च दृष्टि क्या होता है? तो पश्च दृष्टि होता है कि प्रयास करने के बाद हमें ये देखना कि जो हमारा प्रयास है वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, तो जिसको हम बोलते हैं पश्च दृष्टि। ठीक है। तो इस प्रकार अंतर्दृष्टि में, मतलब इस प्रकार जो सूझ का सिद्धांत है हमारा अंतर्दृष्टि में, पूर्व दृष्टि और पश्च दृष्टि सम्मिलित होती हैं। वुडवर्थ का कहना है, उनका तात्पर्य इस सब को कहने से ये है उनका कि कोई भी काम करने से पहले, उसका प्रयास करने से पहले हम लक्ष्य को अगर देख लेंगे, पता कर लेंगे, तो ये हमारा पूर्व दृष्टि होगा। प्रयास करने के बाद हमारा वो प्रयास गलत है या सही है, इसका पता करना पश्च दृष्टि होगा। और ये दोनों के दोनों, पूर्व और पश्च, दोनों के दोनों ये हमारे किस में सम्मिलित होते हैं? अंतर्दृष्टि में सम्मिलित होते हैं। ऐसा कहना है वुडवर्थ का। ओके। आगे हमारा पॉइंट आता है, आगे पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे आता है हमारा, इस विधि से सीखने में समस्या का हल अचानक ही मस्तिष्क को सूझ जाता है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इस विधि में, जो ये विधि होती है, इसमें सीखने में समस्या का हल, अगर कोई भी समस्या है, उसका जो हल है वो अचानक से हमारे मस्तिष्क को क्या है, समझ में आ जाता है। अचानक से आता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन ये नहीं, ये हो सकता है। तो ये क्या, अचानक से हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा? गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है। और जिसका अर्थ होता है कि एक आकृति या वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए। गेस्टाल्ट का सिद्धांत का मीनिंग होता है कि एक आकृति या फिर वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए। ठीक है, कि कोई भी वस्तु है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, ये आता है गेस्टाल्ट के सिद्धांत के अंतर्गत। ओके। अब जो ये आपका गेस्टाल्ट था, मैंने पहले भी बताया था, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर। ओके। तो गेस्टाल्ट जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर। ओके। ठीक है, तो ये आपने नोट करके लिखा। अब हम इसका प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या प्रयोग है। ओके। अब हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे, कॉलर का प्रयोग। तो सूझ के द्वारा सीखने में कॉलर के प्रयोग अधिक प्रसिद्ध हैं। सूझ के द्वारा अगर सीखने में किसी का प्रयोग प्रसिद्ध है तो वो किसका है? कॉलर का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। उसने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, मैंने बताया था अभी ऊपर कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था, और जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कॉलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था सूझ के सिद्धांत का, उस चिंपैंजी का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुल्तान। ठीक है। अब ये जो आपका प्रयोग था, यह प्रयोग 4 चरण में पूरा किया गया। ठीक है, ये चरण इस तरीके से हैं, हम आगे पढ़ेंगे। कितने चरण में पूर्ण किया गया? 4 में। तो हम देखते हैं फर्स्ट चरण।
फर्स्ट चरण देखते हैं हम। इसमें क्या किया इन्होंने, प्रथम चरण में क्या किया, सबसे पहले सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया गया, एक पिंजरे या एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसमें एक डंडा भी रख दिया गया, बाहर केले लटका दिए गए। सुल्तान ने केले प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा और थक कर बैठ गया। ठीक है। अचानक उसने पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और उसके द्वारा केले को प्राप्त कर लिया। ओके, तो अचानक, तो इसमें मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट कि इसमें सीखने में कोई भी समस्या का जो हल होता है वो अचानक से हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। ओके, तो इसमें यही था, एक पिंजरा मान लो या फिर एक कमरा मान लो जिसमें इन्होंने एक चिंपैंजी को बंद कर दिया, वहाँ पे डंडा रख दिया, केले को ऊपर लटका दिया। सुल्तान ने केले को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करा लेकिन वो असफल रहा, थक कर बैठ गया। अचानक उसके मस्तिष्क में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया कि डंडा उसने उठाया और केले पर मारा और केला उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखो, तो यहाँ ये रहा चिंपैंजी आपका ये रहा चिंपैंजी। यहाँ पे एक डंडा रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, एक डंडे के माध्यम से इस केले तक पहुँचा और इसको हटा दिया, मीन्स केला प्राप्त कर लिया चिंपैंजी में। प्रथम चरण में ये हुआ था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड चरण आता है, द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण में देखते हैं, इस चरण में पिंजरे में या कमरे में 2 डंडे रखे जिनको जोड़कर एक बनाया जा सकता था। केले इतनी दूरी पर रखे गए कि एक डंडे से ना प्राप्त हो सका। सुल्तान ने अनेकों प्रयत्न के पश्चात दोनों डंडों को जोड़ लिया और केले प्राप्त कर लिए। अब सेकंड चरण में क्या हुआ था कि जो केले हैं वो बहुत ऊपर लटका दिए, एक डंडे से वो नहीं आ सकते थे, प्राप्त कर सकता था उनको, तो उसने दोनों डंडों को जोड़कर उन केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये है आपका दूसरा चरण। अब इसमें आपका आता है थर्ड चरण में क्या होता है आपका, इसमें होता है कि तीसरे चरण में केले पिंजरे की छत से लटका दिए, कमरे की छत से लटका दिए। पिंजरे में एक संदूक भी रख दिया। अनेक प्रयत्न करने के पश्चात सुल्तान ने संदूक पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। देखो इस तरीके से, यहाँ देखो, ये रहा, ये संदूक का यूज़ कर रहा है, एक संदूक पे चढ़ के यहाँ पे ये केले को प्राप्त कर लेगा। ओके, अब आता है इसमें आपका फोर्थ चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण। इसमें क्या होता है, इसमें बताते हैं आपके, इसमें होता है आपका, कॉलर बताते हैं इस चरण में क्या होता है। इस चरण में पिंजरे में मीन्स कमरे में 2 संदूक रखे गए हैं। ठीक है, और केले को इतनी ऊंचाई पर लटकाया गया है कि वह एक संदूक की सहायता से उसे प्राप्त ना कर पाए। सुल्तान ने अथक प्रयत्न किए लेकिन केले प्राप्त ना कर पाया। बाद में उसने एक संदूक को दूसरे संदूक के ऊपर रखा और चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। तो फोर्थ चरण में आपका जो कोहलर है वो यही बोलते हैं कि जो केले हैं वो इतनी ऊंचाई पर लटकाए कमरे में कि वो एक संदूक की सहायता से नहीं हाथ आएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएगा जो सुल्तान ने, जो हमारा चिंपैंजी है। तो इसीलिए उन्होंने 2 बक्से रख दिए, वहाँ 2 संदूक रख दिए जिसकी मदद से वो केले तक चढ़ पाएगा और केले को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर में। देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, आपके 2 बक्से हैं, 2 संदूक हैं। तो एक संदूक के ऊपर दूसरा संदूक रखने के बाद तब वो कैसे केले को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सूझ के माध्यम से ही कर रहा है कि इनके मस्तिष्क में एकदम सूझ
आया, समस्या जो है उसका सॉल्यूशन आया, हल आया, अचानक से सूझ आई, तो उसने क्या करा, बक्से के ऊपर बक्से को रखा और केले को प्राप्त कर लिया। तो ये आपका क्या था, ये है आपका, तो ये क्या था आपका कोहलर का प्रयोग, जो कोहलर ने किस पे किया था, चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, अब आपकी इसमें आती हैं कोहलर की विशेषताएं। ठीक है, सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। अब जो सूझ का सिद्धांत था ये किसने दिया था, ये आपका कोहलर ने दिया था। तो इसके हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट विशेषता आती है स्थिति की व्यवस्था, मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन। ठीक है, ये भी सूझ के सिद्धांत की विशेषता है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है कि सूझ उत्पन्न होने में सरलता तभी होती है जब हम समस्या से संबंधित सभी अंगों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनमें संबंध देखा जा सके। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं, जैसे डंडा और केला एक ही सीध में रखे जाएं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि किसी भी समस्या का सॉल्यूशन हम इजीली तब निकाल सकते हैं तब हम उसके सभी अंगों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि उनमें एक तरह से रिलेशन देखा जा सके। स्थिति की व्यवस्था के अंतर्गत आपका यही आता है, जैसे डंडा और जो केला है, ठीक है, उसको हम एक सिधाई में रखेंगे। जैसे छत पे हमने कमरे के ऊपर हमने केले को लटका दिया, तो जो डंडा है उसी की सिधाई में ही तो जाएगा, तो उनमें जो संबंध है उनमें संबंध देखा जाएगा ना कि हाँ भाई डंडे से तब हम केले को मारेंगे तो केला नीचे आ जाएगा, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें यही है, सभी अंगों को व्यवस्थित रूप से इसमें देखा जाता है। तो स्थिति की व्यवस्था से आपका यही तात्पर्य है। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेकेंड, पुनरावृत्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेशन। ओके, अब आपका पुनरावृत्ति, रिपीटेशन का मतलब होता है कि सूझ में कार्य की जो पुनरावृत्ति है, जो रिपीटेशन है, सूझ में जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, सही तरीके से होती है, उसमें गलती की संभावना नहीं रहती है, अतः सीखने का स्थायित्व होता है। पुनरावृत्ति रिपीटेशन में आपका यही आता है कि इसमें जो आपकी इसमें सूझ में कार्य की जो पुनरावृत्ति है वो सही तरीके से होती है, जिससे गलती की संभावना नहीं होती। ओके, अब आपका इसमें थर्ड पॉइंट आता है स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है, तो स्थानांतरण में आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र में क्या होता है, सूझ के द्वारा सीखा गया ज्ञान जितना भी होता है वो स्थानांतरण में उपयोगी होता है। सूझ के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र में उपयोगी होता है। इसमें साधन और साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है। ट्रांसफ़र में आपका ये आता है। ठीक है, तो ये सूझ के सिद्धांत की ये भी एक विशेषता है। ठीक है, 4 पॉइंट आता है इसमें अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें है आपका सूझ व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर होती है। जितना अधिक अनुभव सीखने वाले को होगा उतना ही सूझ का प्रयोग वह सीखने में कर लेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये है, अनुभव में ये है आपका, सूझ व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करती है। इस तरीके से निर्भर करती है कि हमें जितना ज़्यादा अनुभव होगा ना किसी चीज़ का, हम उतनी ही जल्दी उस चीज़ को सीख पाएंगे, या उतना ही सूझ का जो प्रयोग है हम इजीली किसी काम में कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से आपका ये मतलब होता है। ओके, अब इसमें हमारा 5 पॉइंट आता है। 5 पॉइंट में हमारा कहता है सीखना अचानक होता है। सूझ के सिद्धांत की विशेषता आपकी कि ये भी है कि इसमें जो सीखना होता है वो क्या होता है, अचानक से होता है। ठीक है, अचानक से सीखने से तात्पर्य यही है कि इसमें जो चिंपैंजी होता था। नेक्स्ट इसमें आपका 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट में है आपका
सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। इसमें जो सीखने की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? स्थायी होती है। ओके, 7 पॉइंट आता है इसमें आपका, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। ये भी इसकी एक विशेषता है सूझ के सिद्धांत की, कि सीखने की जो प्रकृति होती है वो संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, तो ये सभी हैं आपके सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं 7। ठीक है, अब हम आगे इसमें हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हमारा आता है सूझ का अधिगम्य महत्व, मतलब सूझ का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दैनिक जीवन में महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। ओके, तो डेली लाइफ में जो सूझ का सिद्धांत है वो शैक्षिक महत्व में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, कि छोटे बच्चे टॉर्च में बैटरी, पेन में स्याही भरना आदि को सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। कभी कभी तो अचानक सूझ उत्पन्न होकर आश्चर्यचकित कर देती है। आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में सूझ का सिद्धांत किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कि छोटे बच्चे टॉर्च में बैटरी, ठीक है, और पेन में स्याही भरना, जैसे पेन है इंक वाला जो पेन होता है उसके अंदर तब स्याही भरी जाती है, तो ये कि सूझ के द्वारा ही तो भरी जाती है कि हाँ हमें इसके अंदर डालना है तब हमारा पेन चलेगा, हम इधर उधर नहीं डालेंगे या जो भी है। तो दैनिक जीवन में भी हमारा सूझ का बहुत महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा सृजन में उपयोगी, मतलब कि यूज़फुल इन क्रिएटिविटी। लाइक कैसे? इसमें क्या होता है, संसार की सभी उपादेयताएं सूझ के ऊपर ही निर्भर करती है। खोज कार्य जो होता है वो सूझ के ही परिणाम है। अगर हम कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, यहाँ आपका सृजन मतलब क्रिएटिविटी से ही पता लग रहा होगा कि हम कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं तो वो हम सूझ के माध्यम से ही तो करते हैं, उसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो सूझ के माध्यम से ही तो आता है। तो सृजन में उपयोगी भी होता है कौन सा? सूझ का अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा सौंदर्यानुभूति, एस्थेटिक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि सूझ के द्वारा ही कला, साहित्य, संगीत आदि विधाओं का विकास हुआ है। सौंदर्य विकास के लिए सूझ को आवश्यक मानते हैं। इसमें कॉलर बोलते हैं, कॉलर ने कहा है कि सौंदर्य अनुभूति में भी सूझ का जो है वो विशेष महत्व है। कैसे? सूझ के द्वारा ही क्या होता है, कला, कोई भी कला करनी है तो सूझ आती है दिमाग में तभी तो हम करते हैं। तो सौंदर्य विकास के लिए सूझ का आवश्यक होना मानते हैं कि ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या है साहित्य या हमारा संगीत, तो संगीत में भी क्या होता है कि हम सूझ के द्वारा ही तो संगीत के वर्ड सोचते हैं या फिर गाना गाते हैं, सब कुछ सूझ के माध्यम से ही तो होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, आदत का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। इसमें क्या है हमारा, तो जो सूझ का सिद्धांत है या सूझ का जो प्रयोग है वो आदत के निर्माण के लिए भी उत्तम माना गया है, कि सूझ के द्वारा ही लिया गया निर्णय लाभदायक होता है। इनका कहना था कि सूझ का प्रयोग करके ही हम आदत के निर्माण में सूझ का प्रयोग किया जाता है, या कोई भी हमें निर्णय लेना हो वो निर्णय हमारा लाभदायक तभी होता है तब हम सूझ के द्वारा कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो आदत निर्माण में आपका निर्णय से रिलेटेड है कि निर्णय हम किसी चीज़ का सूझ के माध्यम से लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, लाभदायक आता है। ठीक है,
5 पॉइंट आता है हमारा। 5 पॉइंट है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, बालक के सामने कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सूझ के द्वारा उनका हल बालक स्वयं ही निकाल सकता है। गेट्स ने भी कहा है इसमें, गेट्स ने भी कहा है कि स्वयं खोज के लिए सूझ को उत्तम माना है। इन्होंने कहा है कि तब बालक किसी समस्या का सॉल्यूशन खुद ढूंढता है, स्वयं खोजता है, उसके लिए इन्होंने क्या है, सूझ को उत्तम माना है। तो समस्या समाधान में यही है कि बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो गई, उसका समाधान वो खुद ही ढूंढ रहा है, खुद निकाल रहा है। किस चीज़ के माध्यम से? सूझ के माध्यम से। ठीक है, 6 पॉइंट आता है आपका लक्ष्य प्राप्ति। ओके, तो लक्ष्य प्राप्ति में क्या होता है, ड्राइवर जो है ने लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है और उन्होंने बताया है कि सूझ बालक को, लक्ष्य प्राप्ति में भी जो सूझ होता है उसका बहुत महत्व है। सूझ बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में उचित व्यवहार पर आधारित चेतना प्रदान करता है। लक्ष्य प्राप्ति से ऑब्जेक्ट रिलेशन से आपका यही है आपका कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सूझ महत्व है, सूझ का बहुत महत्व है। लक्ष्य प्राप्त करने में उचित व्यवहार पर आधारित चेतना प्रदान करती है। तो ये था आपका लक्ष्य प्राप्ति। आगे इसमें आपका आता है 7 पॉइंट है पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। कोई भी पाठ्यक्रम है उसका अगर हमें निर्माण करना है तो वो भी सूझ के माध्यम से ही सहायक हो सकता है। सूझ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, कठिन विषय के लिए उपयोगी है। जो कठिन विषय होते हैं उनके लिए भी जो सूझ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 है आपका बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करना। बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करना, इसमें कॉलर बोलते हैं कि बालक जो रटता है उस चीज़ का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं सूझ के माध्यम से ही सारी चीज़ें करो, जो आपको के दिमाग में जो वो ज्ञान है वो स्थायित्व रहेगा। रटने वाली चीज़ तो तुम भूल जाओगे, इसलिए रटने की प्रस्तुति का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। पूर्ण से अंश की ओर का जो शिक्षण सूत्र है वो इसी सिद्धांत की क्या है, देन है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र सिद्धांत किसकी देन है, तो वो कोहलर के सूझ के सिद्धांत की ही देन है। ओके, आगे इसमें नोट करके लिखना कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि जिस मनुष्य में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होगी और उसी कारण उसमें सफलता भी अधिक मिलती है। ठीक है, कोहलर का कहना है कि जिस मनुष्य में कल्पना शक्ति अधिक होगी ना, कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी उसमें सूझ जो है ना, सूझ भी उतनी ही अधिक होगी और उसी कारण सफलता भी अधिक मिलती है। ठीक है, तो सब कुछ जो है मैटर वो सूझ का ही है। कल्पना शक्ति अधिक है तो सूझ अधिक है, सूझ अधिक है तो सफलता भी अधिक मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें पॉइंट, इस सिद्धांत के बिना अनुसंधान कार्य संभव नहीं है क्योंकि इस सिद्धांत से ही खोज विधि का जन्म हुआ है। ठीक है, जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बिना अनुसंधान कार्य जो होते हैं वो संभव नहीं होते। ठीक है,
क्योंकि इस सिद्धांत से क्या हुआ है, खोज विधि का जन्म हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा, खोज विधि का जन्म कौन से सिद्धांत के माध्यम से हुआ है, तो कोहलर के सूझ के सिद्धांत के। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी ये क्लास ख़त्म। इसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब कुछ मैंने बता दिए इसके अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नए अधिगम के साथ, नए अधिगम शिक्षण सूत्र के साथ, जो आपका स्किनर का होगा, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।